सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये मेन जो सब्जेक्ट होता है हमारा वो वाली बायोटेक्नोलॉजी है, नॉट द बायोलॉजी की बायोटेक्नोलॉजी। लेट मी मेक दैट पॉइंट क्लियर। एंड देन वी हैव ऑल दीज चैप्टर्स, बट टुडे वी आर कवरिंग recombinant DNA technology chapter. So let's get started. So everyday newspapers tell you about remarkable feats of science, technology, helping man combat disease and improve his environment. Many of these involve powerful technique जिसे हम बोलते हैं recombinant DNA technology. हम बोलते हैं recombinant DNA technology using just a minute. Using technology we engineered to produce human insulin, a hormone which fights diabetes. Yeast cells were made to produce hepatitis B vaccine. सबसे पहले तो हमने क्या करा, जो हमारे पहले के आजकल हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते हैं कि नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं, उनसे कैसे ह्यूमन जो डिजीज़ेस हैं उनको कम्बैट करा जा रहा है. So that one such technology is recombinant DNA technology. एंड उसमें से ह्यूमन इंसुलिन जो है वो डायबिटीज़ को जो फाइट करता है उसको यीस्ट सेल से हमने हेपेटाइटिस बी वैक्सीन से बनाया था. मतलब उसको बना रखा है ह्यूमन इंसुलिन हार्मोन को, और जो यीस्ट सेल्स है उनसे हमने हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बना रखा है. और कॉटन प्लांट्स को बीटी कॉटन रेजिस्टेंस बना रखा है. बेसिकली बीटी कॉटन में क्या होता है, एक बॉल वर्म होता है जो हमारे कॉटन के खेत होते हैं उनको ख़राब करता है, खा के कॉटन को ख़राब करता है. तो हमने उससे रेजिस्टेंस प्लांट बनाया कि जैसे ही बॉल वर्म जो होगा खाएगा कॉटन को, दैट बॉल वर्म विल डाई, something like that. So we have made all this by recombinant DNA technology. So what is exactly DNA, recombinant DNA technology, that I'm going to tell you. This is the procedure and this is important. So listen carefully. So सबसे पहले you have to take a vector plasmid. प्लाज्मिड लेना है जो एक्ट करता है व्हीकल, जो कि हमारे होस्ट सेल में जाके रेप्लिकेट करता है, जिसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है अपना इंसर्ट कर दें एंड देन हम उसको लाइगेट करवाते हैं टुगेदर. सो बेसिकली क्या करना होता है, आपको प्लाज्मिड लेना होता है विच इज़ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल सर्कुलर रेप्लिकेटिंग डीएनए वगैरह वगैरह. आई विल टेल दैट फर्दर ऑल्सो. So you take this vector plasmid thing and then you cut it with enzyme. You ligate it, कट विथ एंजाइम. एंड देन आपने क्या करना होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट लेना होता है. अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, इन दोनों को लाइगेट करवाया प्लाज्मिड में, और फिर इसको जो है ई कोलाई में डाल दिया टू रेप्लिकेट. एंड दीज आर द स्टेप्स ऑफ आइसोलेटिंग डीएनए फ्रैगमेंट. और हाँ, जो एंजाइम जिससे हम इसको कट करते हैं, जिस एंजाइम से हम इसको कट करते हैं, इसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. मेरी राइटिंग अभी थोड़ी वैसे हो रही है, बट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेट टुगेदर जो होता है वो हम लाइगेज से करवाते हैं. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन. So these are the steps involved in isolation of DNA fragment containing a gene of interest that needs to be cloned, जिसको हम insert कहते हैं. Generation जो होता है recombinant DNA molecule by insertion of DNA fragments into host carrier molecule called vector, जिसको हम वेक्टर बोलते हैं. ट्रांसफ़र ऑफ RDNA उसको इकोला, और इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. हाईलाइट दिस कैन कम इन 1 मार्क MCQ. जो प्रोसेस हम ट्रांसफ़र करते हैं RDNA से इकोला को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट ट्रांसफॉर्मेशन. देन वी सिलेक्ट दोज होस्टल जिनमें रिकॉम्बिनेंट DNA गया है, एंड देयर इज़ अगेन अ टेक्निक टू देखने के लिए कि क्या रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स उसमें गया है या नहीं. वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं.
तो जीन क्लोनिंग होता है, द होल प्रोसेस दस कैन क्रिएट लार्ज अमाउंट ऑफ RDNA, जीन क्लोनिंग, और लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में जो होता है जीन का क्लोनिंग हो सकता है इस वाले प्रोसेस से। नाउ टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, द मॉलिक्यूलर सिजर्स, जो बेसिकली किसी प्लाज्मिड को या किसी DNA को कट करती हैं एट स्पेसिफिक बेसिस। The restriction enzyme that selectively recognizes specific DNA sequences and digests any DNA fragment containing that sequence. The term restriction is derived from the ability of the to propagation of foreign viral phage DNA in bacterium. ठीक है, मतलब ले दे के इसका इतना ही मतलब है कि बैक्टीरिया में जाके किसी बेस पेयर पे एट स्पेसिफिक बेस पेयर पे ये एंजाइम कट करता है। Then we have modification enzyme that adds a methyl group. This is important to two bases within sequence recognizes by enzyme. One base is modified by methylation, एक को methylation से modify करते हैं. The sequence cannot be digested. It is obvious that restriction modification system within a given bacterium protects its digested from digestion and methyl. So let me explain इधर हो क्या रहा है basically. इधर क्या हो रहा है, तुम्हारे पास एक लाइक बैक्टीरिया है, ओके, इसका ये प्लाज्मिड है एंड दिस इज इट्स एक्स्ट्रा द DNA एंड दिस प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA. सो व्हाट हैपेंड कि तुम्हारे पास था एक बैक्टीरियोफेज आता है एंड इट काइंड ऑफ अटैक्स द बैक्टीरिया. तो क्या होता है कि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो इस पे ना एक्ट करता है, इसके DNA पे एक्ट करता है एंड देन इट लाइक कट्स द, इसके जो होता है ना पेयर टाइप, उनको ऐसे कट कर देता है और ये अपने खुद के प्लाज्मिड पे मिथाइलेशन कर देता है ताकि ये जो इसका खुद का DNA ना वो इसको खुद को ही ना काट दे, मतलब इस पे मिथाइलेशन कर देता है तो इसको प्रोटेक्ट कर देता है ताकि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो इसके खुद के ही सेल्स को ना काट दे, मतलब खुद के DNA को ही काट ना दे बाय मॉलिक्यूलर सिजर्स, जस्ट टू रिमूव दिस, कि भाई इससे बचाने के लिए इस पे तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने वर्क कर दिया और इससे खुद को अपने प्रोटेक्ट कर लिया बाय मिथाइलेशन. ओके, मेरे मुंह इरेज दिस. ओके, so let's move on. Methylation, the sequence can bacterium digested from by methylation but can digest foreign DNA. सिर्फ methylation से foreign DNA को कर सकता है which is not protected by methylation. methylation से basically protect कर रहा है खुद को कि भाई मैं तो बचा रहा हूँ, ठीक है. Different species of bacteria contain their own set of endonucleases and okay. और जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो 3 टाइप्स में क्लासिफाइड है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 आर प्रेजेंट बट ओनली टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड, क्वेश्चन मार्क. व्हाई? दिस कम्स इन 2 marks question in CBSE. I will answer this question very soon. So these are used in recombinant DNA technology. Yeah, let me come to this page. Okay, recognizes and card specific typically consisting 4 to 8 base pairs. So basically क्या होता है इस पे, ये जो 4 टाइप 2 होता है वो 4 to 8 बेस पेयर पे स्पेसिफिकली कट करता है, बट जो दूसरे एंजाइम्स होते हैं वो रैंडमली आई थिंक 4000 to 8000 बेस पेयर और 1000 समथिंग बेस पेयर पे कट करता है. तो ये टिपिकली जो होता है वो थोड़ा कम बेस पेयर्स पे कट करता है. दिस सीक्वेंस इज रेफर टू एज रिस्ट्रिक्शन साइट एंड इज जनरली पैलेंड्रोमिक, और ये जनरली पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होता है. पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस आर दैट जैसे कि मैम, तुम समझ लो मैम वर्ड है, सो ये इधर से भी सेम रीड करेगा MAM और इधर से ऐसे रीड करोगे तब भी सेम रीड करेगा. बाकी देयर इन बायोलॉजी देयर इज गिवन वन मोर एग्जाम्पल विच इज़ मलयालम एंड इट इज़ अगेन लाइक तुम आगे से पीछे जाओगे सेम वर्ड होगा, पीछे से आगे रीड करोगे सेम वर्ड का मीनिंग होगा. So that is what we call palindrome, which means the sequence in both strands read same from 5' to 3' direction. Type 2 restriction enzymes are named after bacterial species they have isolated from. Okay, so now this is important. Let me take my pen. So what you do, you just like E. coli, है ना,
ई कोलाई, ई को आर आई बोलते हैं वैसे तो, हाँ सॉरी, ई को आर आई। सो द वर्ड ई जो होता है वो जीनस का होता है, ठीक है। जो वर्ड सी होता है वो स्पीशीज़ का होता है। एंड जो नेक्स्ट टू वर्ड्स होता है वो स्पीशीज़ के होते हैं। जो आर होता है वो इसका होता है कि जो फर्स्ट होता है जैसे एस्केरिया, तो वो ई जो होता है वो जीनस का होता है। जो नेक्स्ट टू वर्ड्स होता है वो कोलाई के होता है। और जो आर होता है वो होता है स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, strain of bacteria. And then I is the order in which the enzyme were isolated, order in which enzyme were isolated, तो तुम समझ जाना, ठीक है। So this is written that all for which it was discovered, restriction enzyme were first discovered एंड स्टडीड। ये 3 साइंटिस्ट के नाम हैं, ये वैसे इतना आते नहीं है बट यू कैन रिमेंबर फर्स्ट टू। अवॉर्डेड देवर 1000 और सम कॉमनली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 2। देखो मोस्टली जो होता है टाइप 2 ही तुम्हें दिखेंगे हर जगह, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू द रीज़न, राइट। देन बाकी मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी जहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी इस चैप्टर के। सो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो। देन वी हैव दीज ऑल लाइक ALU, फिर देन द माइक्रोबियल नेम। और इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला है वो मैं बता देती हूँ। एक तो ई को RI है जो फर्स्ट वाला है, BAM HI है, और HEA3 और HIN, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। इनके तुम्हें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस याद मत करो, बट एक बार इनकी जो माइक्रोबियल सोर्सेज हैं इन पर नज़र मार लो ज़रूर से, ठीक है। बाकी जो इम्पॉर्टेंट लाइक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस वगैरह होंगे आई विल बी टेलिंग यू दैट। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, the exact kind of cleavage produced by a restriction enzyme is important in the design of a gene. Cloning experiments, some cleave both strands of DNA through center, कुछ जो होता है सेंटर से क्लीव करते हैं। मतलब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होता है लाइक वो एंडोन्यूक्लियस होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस होते हैं। जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो बीच से काटते हैं, जो एक्सोन्यूक्लियस होता है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस काटते हैं। तो जो सेंटर से काटते हैं उनको हम बोलते हैं ब्लंट और फ्लश एंड्स। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, जो सेंटर से काटते हैं उन्हें हम बोलते हैं ब्लंट और फ्लश एंड्स। इसका जो एग्जांपल है वो ALU है। मतलब तुम देख सकते हो, राइट, ये जो सीक्वेंस है इधर बीच में से इसको काट रहा है, तो इसमें जो है ब्लंट या फ्लश एंड्स बनते हैं। हाउएवर ई कोलाई जो होता है कट्स द वे प्रोड्यूसिंग रिसेस्ड एंड्स नोन एज स्टिकी और कोहेसिव एंड्स बोलते हैं। जो ई को RI होता है वो स्टिकी या कोहेसिव एंड्स बनाता है, बिकॉज दीज एंड्स कैन बेस पेयर एंड स्टिक द DNA मॉलिक्यूल बैक टुगेदर अगेन सच एज टर्मिनेटेड एंड स्टैगर्ड। तब तुम जैसे देख सकते हो जो होता है एक इधर से काट रहा है एंड इधर से काट रहा है, तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, राइट। आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज अ पैलिंड्रोम। सो ये लास्ट के इधर से यू कट करता है एंड देन दिस फॉर्म्स अ थिंग लाइक दिस। सो देन अगेन इस पे क्वेश्चन आता है कि वाई, कि हमें ना सेम जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उससे ही दोनों को कट करना क्यों ज़रूरी होता है। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि अगर तुम नहीं कट करोगे तो फिर वो अलग अलग बनाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल सी हियर, दिस तुमने इधर से इक्वलाई से कट करा है, इधर से सपोज तुमने किसी और से करवाया, तो इसका जो बेस पेयरिंग का सीक्वेंस है वो डिफरेंट होगा, वो सेम नहीं होगा, और फिर वो दोनों स्टिक होंगे ही नहीं, क्योंकि इनका जो बेस पेयरिंग है वो लाइक तुम्हें पता ही होगा कि जो G होता है वो C से करता है और जो T होता है वो A से करता है। इसको तुम इस तरह से याद रख सकते हो, ट्री, एप्पल एंड गैराज, कार। आई हैव लर्न फ्रॉम दिस मेथड। बाकी तुम ऐसे कर सकते हो। तो बेस पेयर जो होंगे इसके सेम नहीं होंगे एंड देन यू नो इट्स अ होल मैस थिंग। तो दैट इज़ द रीज़न ऑल्सो, दिस ऑल्सो कम्स इन योर बोर्ड्स। Okay, let's move on. Then we have, note that E. coli generates 5 overhangings at the cut sites
and 3 dash recessive ends. Hence, if two different DNA fragments contain E co-RI, recognition sites are cleaved. Cleaved मतलब restriction endo enzymes से cut करा and mix the sticky ends can bind, generate hybrid and recombinant DNA. तभी वो hybrid recombinant DNA बनाएंगे. And this is the example giving that we have taken fragment A, B उन दोनों को E coli से cut करवाया, दोनों को ligate करवाया, and then we have gotten a recombinant DNA molecule. Now we have RFLP. What is RFLP and what is the significance? I'm telling you everything. So सबसे पहले तो इसकी जो इसका जो वो है फुल फॉर्म ही याद कर लो, वो बहुत ज़रूरी आ सकता है. रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. What does that mean? So सबसे पहले ये 3 मार्क्स का आराम से आता है CBSE में. They ask the diagram and the examples. What are the uses, applications, all that. So let me just tell you the things first. The DNA isolated from an individual organism has a unique sequence. सबका जो होता है, हर जो species है, everyone has a unique sequence of their DNA. That's why we are not identical, because हम sexual reproduction करते हैं and उसमें होता है हमारे DNA सबके अलग अलग होता है, उनके सबके बेस पर अलग होता है, unlike algae. Okay. So they have unique sequence and even the member within species, जो species के members होता है उनमें भी different sequence होता है. The restriction site would also vary. तो उसमें जो restriction sites होते हैं वो भी vary करेंगी. And hence if DNA from a given individual was subjected to digestion with restriction enzyme, the fragments generated would vary compared with another. अब देखो वो समझा रहे हैं कि देखो बेसिक सी बात है, अगर सबके जो DNA, इस बंदे का DNA अलग, सीक्वेंसेस का अलग है और इनके जो है रिस्ट्रिक्शन साइट्स भी इनकी जो उस पर DNA में है वो अलग प्रेजेंट है, तो इसका हो सकता है इधर इतना छोटा स्ट्रैंड बने जहाँ तक इस बंदे का हो सकता है इतना बड़ा स्ट्रैंड का साइज मिले. तो वो यही कह रहा है. अनदर इंडिविजुअल सिमिलरली डाइजेस्टेड. दिस वेरिएशन इन साइज लेंथ, जो ये वेरिएशन आता है इनके साइज या लेंथ में, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जनरेटेड अमंग इंडिविजुअल गिवन स्पीशीज, इसको हम RFLP कहते हैं. और इस टेक्निक को DNA फिंगरप्रिंट में एनालाइज कर सकते हैं. Individuals accept identical twins. This is again important thing. Individuals accept identical twins vary in RFLP. मतलब similar सा, मतलब same तो नहीं बोलूँगी but similar सा जो होता है identical twins का हो सकता है DNA, और उनका जो RFLP पैटर्न है वो थोड़ा वेरी कर सकता है, जैसे कि हम इंडिकेट करते हैं सिस्टमैटिकली इन द एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. नाउ दिस एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो कि हम आगे पढ़ेंगे डेफिनेटली. Hence the term DNA fingerprint is used as this basis of major technique used in forensic sciences में यूज होता है. और मैं आपको तुम्हें थोड़े और इसके एप्लीकेशंस और यूजेस बता देती हूँ, जो कि एक तो पैटर्निटी टेस्ट में होता है कि भाई जैसे होता है ना कि, या एक तो पहली चीज़ फॉरेंसिक में यूज़ हो गया है ना, दूसरा हमारा यूज़ हो जाता है पैटर्निटी टेस्ट. देन वी हैव प्लांट ब्रीडिंग में भी यूज़ होता है, और ये जेनेटिक मैपिंग में भी यूज़ होता है. Then let's move on forward topic. Other enzyme used in cloning in addition to restriction enzyme, और भी बहुत सारे दूसरे enzymes होते हैं जो कि important role play करता है rDNA टेक्नोलॉजी में, और इनमें से कुछ दो हैं, मतलब DNA ligase and alkaline phosphatase. DNA ligase ये enzyme जो होता है phosphor bonds between adjacent nucleotides बनाता है. Now I hope you know the basics, so I'm not getting into that. And covalently links two fragments, और ये covalently जो होता है दो fragments को link कर देता है. The reaction requires one fragment to have 5 phosphate residue और दूसरे को 3 hydroxyl group. अब इस reaction के लिए तुम्हें जो होता है 5' phosphate residue चाहिए होता है और दूसरे के लिए 3' hydroxyl group चाहिए होता है.
पहले हमने पढ़ा था इंडिकेटेड हाउ टू फ्रैगमेंट्स जो इकोलाई से कट होते हैं वो स्टिक टुगेदर होते हैं। डीएनए लाइगेज जो होता है सील करता है जिस बाय फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड, एंड जो डीएनए लाइगेज होता है वो सील कर देता है इसको कोवेलेंट बॉन्ड्स बना के। डीएनए लाइगेज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियोफेज T4 इज फ्रीक्वेंटली यूज टू लाइगेट डिफरेंट डीएनए फ्रैगमेंट्स। तो अभी एग्जाम्पल में पूछ सकता है कि भाई कौन सा जो होता है वो यूज़ होता है। तो डीएनए लाइगेज, the DNA ligase isolated from bacteriophage T4, जो DNA ligase होता है जो बैक्टीरियोफेज T4 से आइसोलेट होता है वो फ्रीक्वेंटली यूज होता है लाइगेट डिफरेंट फ्रैगमेंट्स इन ऑर्डर टू जनरेट डीएनए मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये आ सकता है 1 मार्क्स में आराम से, और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो मैंने समझा दिया तुम्हें। नाउ एल्कलाइन फॉस्फेटेज ligation requires the presence of 5' group, इसमें 5' phosphate group होना चाहिए। if some of the fragments are treated with alkaline phosphatase to remove their phosphate group, then these cannot ligate within themselves and are forced to ligate with other fragments. so अगर if some of the fragments जो treated होता है alkaline phosphatase to remove their phosphate groups, इनमें कैन लाइगेट नहीं हो कर सकते ये अपने आप को, एंड आर फोर्स टू लाइगेट विथ अदर फ्रैगमेंट्स, और इनको दूसरे फ्रैगमेंट्स के साथ फोर्स करा जाता है लाइगेट करने के लिए कंटेनिंग 5' ग्रुप। हैंस दिस इज़ यूजफुल टू प्रिवेंट सेल्फ लाइगेशन। तो अगेन ये सेल्फ लाइगेशन को होने में प्रिवेंट करता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट ताकि जो वो है वो सेल्फ लाइगेशन नहीं कर ले, विच वुड अदरवाइज लीड टू वेस्टफुल लाइगेशन। An insert is ligated to the vector in generated rDNA as the vector is prevented from self-ligation. By treating it with alkaline phosphatase used for this purpose is purified from bacteria or cells intestine. तो अब अगेन इसका जो है एग्जाम्पल है कि ये कहाँ से मिलता है। तो alkaline phosphatase जो होता है यूज फॉर दिस पर्पज़, ये जो होता है प्योरीफाई करता है बैक्टीरिया से या फिर काफ के इंटेस्टाइन से। दैट इज़ क्रूअल बट मोस्टली तो हम बैक्टीरिया से ही करते हैं आई गेस। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ कमिंग इज़ वेक्टर्स। इट इज़ अगेन अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन CBSE। सो वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग। सो वेक्टर्स जो होता है क्लोनिंग के लिए होता है। अनदर मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ DNA क्लोनिंग इज़ वेक्टर सच एज प्लाज्मिड। जो प्लाज्मिड जो होता है वेक्टर क्लोनिंग के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। व्हीकल्स फॉर क्लोनिंग, ये अपने टॉपिक को ही समझा रहे, लाइक वेक्टर्स व्हीकल्स फॉर क्लोनिंग। प्लाज्मिड जो होता है वो व्हीकल्स फॉर क्लोनिंग होता है, बट हम वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो ये सर्टेन फीचर्स को पोजेस करता है। इसमें ओराई होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए इसमें, सो दैट इट्स ताकि ये होस्ट में इंडिपेंडेंटली अपने आप को रेप्लिकेट कर पाए। इट शुड इनकॉर्पोरेट अ सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर्स वो होते हैं जैसे कि इंक्लूड कॉन्फरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सच एज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कि विच कैन टर्न सबस्ट्रेट्स ब्लू इन विसिनिटी ऑफ होस्ट कॉलोनी एंड जीन एक्सप्रेशन। GFPs विच कॉज फ्लोरेसेंस आ जाता है UV लाइट में अगर ऑब्जर्व करें। देन वेक्टर्स मस्ट हैव restriction enzymes which can be used for cutting and introducing an insert. Most commonly used vectors have more than one. जितनी ज़्यादा restriction sites होंगी I think it is better for that cell because हमें different size मिलता है। और इसमें MCS होने चाहिए, multiple flexibility of choice to use restriction enzyme. Another desirable feature of cloning vector is that it should be small in size. तो तुम 4 इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लो कि ओराई होनी चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होना चाहिए और साइज स्मॉल होना चाहिए। Then moving on to further plasmids. This is another very important topic. Like इसमें सब कुछ ही important है, but these topics are very very important और mostly इधर से ही questions आते हैं। So plasmids are extra chromosomal self-replicating
usually circular double-stranded DNA which are naturally found in many bacteria, also in some yeast में और बैक्टीरिया में पाया जाता है. Although plasmids are not essential for normal cell growth, ये इतना नॉर्मल सेल ग्रोथ और डिविजन के लिए इतने इसेंशियल नहीं होते, बट जो ये कॉन्फर करता है प्रॉपर्टीज ऑफ होस्ट एज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक कैन बी सिलेक्टिव एडवांटेज ऑन द सर्टेन कंडीशन. द प्लाज्मिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट, जो इसका एडवांटेज होता है वो होता है 1 to 3 कॉपीज़ होती हैं, या फिर इससे ज़्यादा भी कॉपीज़ बना सकता है होस्ट ऑर्गेनिज्म में. ये नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड होता है और इनको सेवरल वेक्टर्स में भी लेबोरेटरी में वाइडली यूज़ होता है, और मैनिपुलेटेड वेक्टर्स के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं. One or the of the earliest plasmid vectors to be constructed was PBR322. This plasmid contains two different antibiotic resistant gene recognition sites for several restriction enzyme. A popular series of plasmid cloning vectors is the PUC family. These vectors contain a region of LAG-Z gene that codes for enzyme beta galactosidase. तो जो LAG-Z gene था वो करता है beta galactosidase enzyme के लिए. This region also contains a polylinker, and thus insertion of a foreign DNA in any of the restriction sites will result in an alternated non-functional. During screening of recombinant plasmid containing host in the absence of beta galactosidase, plasmid containing the insert. So इसको हम ना ब्लू वाइट सिलेक्शन भी बोलते हैं प्लाज्मिड्स में. व्हाट वी डू हियर इज दैट दिस इज, समझो ये हमारा प्लाज्मिड है, ओके, एंड इधर हमारा जो है LAG-Z जीन जो है प्रेजेंट है इस रीजन में, एंड वी हैव इंसर्टेड द जीन ऑफ इंटरेस्ट ओवर हियर. तो जो LAG-Z जीन है ना, तो जब ये ब्रेक हो जाएगा तो ये अपना कलर देगा. इसका जो कलर है वो अपना कलर देगा, सो इधर ब्लू हो जाएगा. तो जो अब हमें पता कैसे चलेगा, इतनी सारी हैं और उसमें से कुछ जहाँ पे हमने इंसर्ट करा ना, अगर इधर इंसर्ट हो गया तो इसका जो वो है इनएक्टिव हो जाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेस, बिकॉज ये LAG-Z जीन है हमारा, ये जो है वो LAG-Z जीन है और ये कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस का. तो जब अगर हम इधर इंसर्ट करेंगे तो इधर इसका बीटा गैलेक्टोसाइडेस जो एंजाइम होगा वो ब्रेक होगा, and it will give us a blue color which indicates that there is presence of, मतलब जो तुमने रिकॉम्बिनेंट डाला है अपना DNA, उसका रिकॉम्बिनेंट DNA फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है तुम्हारा वो इस वाली कॉलोनी में आ गया है. सो देयर माइट बी लाइक थोड़ी बहुत उधर ऐसे ब्लू सी होंगी, ये समझो ना पेट्री डिश है तो इधर ऐसे ब्लू सी होंगी, और देयर माइट बी सम वाइट. आई एम यूजिंग इट एज, अभी रेड के लिए बता रही हूँ, बट वो वाइट होंगी. सो जो वाइट वाली हैं वो उनमें रिकॉम्बिनेंट DNA नहीं आएगा, वेयर एज जहाँ तक जो हमारी ब्लू वाली है उनमें रिकॉम्बिनेंट DNA आ जाएगा. ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं. द प्लाज्मिड वेक्टर्स डिस्क्राइब अबव कैन रेप्लिकेट ओनली इन E. coli. Many of vectors used in eukaryotic cells constructed that can exist both in eukaryotic, this is important, eukaryotic cell and E. coli. Such vectors are known as shuttle vectors. This comes in 1 marks. So many of the vectors used in eukaryotic cells, जो बहुत सारे vectors जो होते हैं eukaryotic cells के लिए वो एग्जिस्ट, मतलब एक में ही होता है, जैसे कि ये वाला सिर्फ यूकैरियोटिक्स में ही वर्क करेगा, ये सिर्फ इसमें वर्क करेगा, बट जो दोनों में एग्जिस्ट करे बोथ इन यूकैरियोटिक सेल एंड E. coli, सच वेक्टर्स आर नोन एज शटल वेक्टर्स, उनको हम शटल वेक्टर्स बोलते हैं. द वेक्टर्स कंटेन 2 टाइप्स ऑफ ओरिजिन, इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी 2 होते हैं, एंड सेलेक्टेबल मार्कर्स जीन्स 1 सेट विच फंक्शंस इन यूकैरियोटिक सेल्स, yeast cell, इसका जो एग्जाम्पल है yeast cells है, and another E. coli. An example of shuttle vectors is yeast plasmid YEP. This is important, remember this 1 mark question. Yeast plasmid YEP
In case of plant, a naturally occurring plasmid of bacterium Agrobacterium tumefaciens called TI plasmid has been suitably modified to function as a vector. और ये suitably modify कर सकता है to work as a vector. So इसमें हमने पढ़ा what is like shuttle vectors. So you have to remember it exists in both in eukaryotics and E. coli. Such vectors are known as shuttle vectors. These shuttle vectors contains two types of ori, origin of replication and selectable marker. ये दोनों चीज़ें contain करता है. One of which is eukaryotic cell yeast and another in E. coli is an example of yeast plasmid YEP. Then we have Agrobacterium tumefaciens called TI plasmid has been successfully modified to function as vector. तो TI प्लाज्मिड बेसिकली जो होता है वो बीमारी कॉज करता है प्लांट्स में, बट हम उस वाले जीन को जो है उसको डीएक्टिवेट करके ये बहुत अच्छे प्लाज्मिड की तरह वर्क करता है. सो इसका ये कॉन्सेप्ट भी आ सकता है तुम्हारे, क्योंकि ये वैसे तो डिजीज़ कॉज करता है बट वी डीएक्टिवेट दोज जीन्स एंड देन यूज दिस एज vector. The LU2 gene C in YEP codes for enzymes which needed to synthesize amino acids leucine. तो वो leucine को synthesize करते हैं. ये cells having this plasmid can grow on medium lacking leucine and hence can selected over cells not containing this plasmid. तो ये कह रहा है जो प्लाज्मिड द LEU2 जीन है जो कि येप में होता है, ये एंजाइम कोड करता है जिसको बोलते हैं ल्यूसीन. और ये सेल जो होता है इस मीडियम पे ग्रो कर सकते हैं जो कि जिसमें ल्यूसीन नहीं हो और उनमें प्लाज्मिड होते. The discussion has so far focused on cloning of a DNA fragment to sufficiently amplify it. However, the goal of cloning experiment may be to produce a foreign protein in host. In such cases, the fragment containing gene expression for foreign protein is incorporated into the vector along with signals necessary for transcripting and translation given host. मतलब इसमें यही बोल रहा है कि किस तरह से जो हमारी सिलेक्शन होती है ब्लू वाइट कॉलोनीज एंड ऑल दैट कैसे होता है. सो दिस इज ई कोलाई हो रहा है, इधर दे रखे हैं यीस्ट हो रहा है दे रखे हैं ऑल दैट. सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम प्लाज्मिड्स. तो ये प्लाज्मिड्स की दे रखी है PUC19 YEP PBR322. तो अभी के लिए मैं इस वीडियो को इधर ही एंड कर रही हूँ बिकॉज ये बहुत लंबी हो गई है. पार्ट 2 ज़रूर वॉच करना आगे का समझने के लिए.